नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जहाँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे ये भोजन के घटक जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित एक ही टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक ही चैप्टर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही इनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को, क्योंकि ये वीडियो में दीपावली का दिन है और आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, जिससे कि आप अपने जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब माँ की कृपा से पूर्ण हो। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है ये किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर को सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देने वाला घटक यहाँ पर होगा तो वो घटक कौन सा होगा। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वसा, प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से जो ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक होता है वो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें डी विकल्प हमारे लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये किस में होती है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो गेहूं, आलू, बाजरा या चावल, तो वैसे तो चारों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, परंतु सर्वाधिक मात्रा पूछी है तो निश्चित रूप से हमें उसका चयन करना होगा जिसमें इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा होती है। तो वो होगा यहाँ पर चावल, और चावल के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इनकी तीनों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन लूनिन, हॉपकिंस, कैसिमिर फंक या फिर मैकॉलम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस विटामिन शब्द या विटामिन की खोज करने वाले जो हैं इनका नाम भी फंक फुंक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा कैसिमिर फंक, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई की यदि हम बात करें, शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन। तो यहाँ पर बाकी अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो मूल इकाई होती है वो होती है शर्करा, और शर्करा मान लीजिए यहाँ पर शर्करा ना लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो C6H12O6, ये भी विकल्प में हो सकता है। तो यही हमारी शर्करा है, ये ग्लूकोज जो है। तो ऐसे ग्लूकोज की एकलक जो होते हैं वो आपस में एक बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन बना सकते हैं, या फिर डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार के सेक्राइड भी बना सकते हैं, जिन्हीं को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को यहाँ पर देखें तो ये एक हेक्सो शुगर है जहाँ पर 6 कार्बन परमाणु से युक्त एक अणु बन रहा है जो कि ग्लूकोज का एक अणु है। अब ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के अणु जब जुड़े हैं तो वो स्टार्च बन जाता है, 2 जुड़ेंगे तो उसमें डाइसेकेराइड, 3 जुड़ेंगे ट्राइसेकेराइड। इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा मोनोसेकेराइड नहीं है, तो अभी हमने जो देखा था कि ग्लूकोज जो है ये मोनोसेकेराइड है, क्योंकि ये ग्लूकोज का एक ही अणु होता है, इसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। पर जब उसमें 2 अणु जुड़ जाते हैं तो डाइसेकेराइड होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि जो मोनोसेकेराइड नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो ग्लूकोज तो होता है, लैक्टोज भी होता है, सॉरी लैक्टोज नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाई जाने वाली एक शुगर होती है और जो कि डाइसेकेराइड होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज ये तीनों जो हैं ये मोनोसेकेराइड हैं, पर लैक्टोज जो है ये यहाँ पर एक डाइसेकेराइड होगा जिसका सूत्र होगा C12H22O11। इस प्रकार से आगे यहाँ पर देखें अगले क्वेश्चन को, निम्न में से कौन डाइसेकेराइड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि जो डाइसेकेराइड नहीं उसे पहचानिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें उसी मोनोसेकेराइड को पहचानना है, या जो मोनो भी हो सकता है या फिर ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर डाई नहीं होना चाहिए। तो वो होगा यहाँ पर मेनोज, और डी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो अभी हमने देखा तो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता था जैसे C6H12O6, तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र है और इसे हम कार्बोहाइड्रेट का एक अलग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। और यदि इनका अनुपात देखें तो 6-12-6 यानी कि 1-2-1 के अनुपात में भी ये होते हैं। तो यहाँ पर अनुपात को भी आपको ध्यान में इसमें रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन वही अनुपात से संबंधित है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले ही चर्चा की कि इनका जो अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वो 1-2-1 के रूप में होता है।
तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखें, पेड़ पौधों में संचित भोजन किसे कहा जाता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो है जैसे संचित करते हैं, तो हम जानते हैं सेल्यूलोज, काइटिन या ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च मंड के रूप में। तो हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन जो है स्टार्च या मंड के रूप में ये संचित कर लेते हैं। तो डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। अंडे, दाल, सोयाबीन, मछली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में जो होता है, वैसे अंडे के अंदर भी प्रोटीन होता है, दाल में भी होता है, मछली में भी होता है, पर यहाँ पर पूछिए वही मुख्य स्रोत के रूप में। तो देखिए मुख्य स्रोत के रूप में या फिर यूँ माना जाए कि किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मान लें, यहाँ पर यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो मुख्य मतलब कि वही है जिसमें ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर हो जाता है सोयाबीन। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्लोरेला, एनाबीना नास्टक या फिर ओसिलेटोरिया। तो यहाँ पर जो क्लोरेला शैवाल होती है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसे भोजन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा वही है कि शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। तो अभी हमने बात की थी क्लोरेला की, जो कि भोजन के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो सी विकल्प ही हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल जो होते हैं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो कितने अमीनो अम्ल उसके लिए आवश्यक होते हैं और कितने सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं या निभाते हैं, 10, 20, 12 या फिर 31। तो यदि हम देखें तो प्रोटीन की जो संश्लेषण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो होते हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं और 10 जो होते हैं वो अनावश्यक कह सकते हैं। अब देखिए आवश्यक का मतलब होता है कि जिन्हें हम भोजन से लेना ज़रूरी होता है और वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और 10 ऐसे अनावश्यक हैं मतलब कि उनका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है। तो निश्चित रूप से ऐसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, इसके निर्माण के लिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है इसमें 20। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 10 आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक कह सकते हैं। तो 10 जो होगी वो आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे। इसी के साथ में अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या पूछिए तो यहाँ पर वही उत्तर होगा 10, आवश्यक और अनावश्यक दोनों के 10-10, कुल मिलाकर के 20 प्रकार। अगला क्वेश्चन आता है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है। साइटोक्रोम, हिस्टोन, एक्टिन, मायोसिन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियाँ होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, और ये प्रोटीन जो होते हैं मांसपेशियों के अंदर संकुचन संतुलन का कार्य करती है, जिससे हमारी पेशियां जो होती है वो गति करती हैं, और इसका निर्माण करने वाली जो प्रोटीन है उसके अंदर उसे हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। सी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र के निर्माण में या गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन जो होती है ये भाग लेती है। तो यहाँ पर 4 प्रोटीन दे रखी हैं, जिसमें गोसिपिन है, ग्लाइएडिन है और हिस्टोन है और डी है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गुणसूत्र के निर्माण में जो प्रोटीन भाग लेती है वो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, और सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का मुख्य कार्य हमने देखा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसी के साथ में वसा, जो भी घटक होते हैं भोजन के, तो इनके सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्य ऊर्जा देने का है, तो प्रोटीन का कार्य होता है मरम्मत का, शरीर निर्माण का, कोशिकाओं के निर्माण में मदद करना। तो यहाँ पर शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, ये प्रोटीन के मुख्य कार्य में शामिल होते हैं। प्रोटीन जो होता है इसे हम मैकेनिक कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर की रिपेयरिंग, मरम्मत करने का कार्य करता है। किस प्रकार से, नई कोशिकाओं का निर्माण करके टूटे फूटे अंगों को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको सही करने में। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिफेरॉल या फिर डी है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और बी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न, सरल सा प्रश्न और कई बार पूछा भी गए प्रश्न है। तो यहाँ पर मांस, दूध, आंवला, गाजर। तो निश्चित रूप से खट्टे फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, और यहाँ पर आंवला जो है, आंवले में विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है यहाँ पर कौन सा होगा? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत के रूप में जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, और आर्गोस्ट्रल जो नाम का होता है एक विटामिनों का समूह, और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश इसमें जरूरी होता है, और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन या फिर कैल्सीफेरॉल या नियोसिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विटामिन के का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा फिलोक्विनोन, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मछलियों की यकृत के तेल में जो विटामिन की बहुलता होगी वो कौन सा होगा? विटामिन ए, बी, सी या फिर ई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें विटामिन ए की अधिकता होती है, और विटामिन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिए कुछ विटामिन जो होते हैं वो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, और विटामिन सी जो है उनमें से एक ऐसा ही विटामिन होता है। तो यहाँ पर सी वाला जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, किस विटामिन का निर्माण जो है लीवर या यकृत में होता है? ए, डी, ई या फिर के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विटामिन ए जो है इसका निर्माण जो है लीवर यकृत में होता है। आगे हमने अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर में कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो यहाँ पर ये अंग जो होते हैं ये कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन, मायोसिन, हिस्टोन, केराटिन या फिर केरोटीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन जंतुओं के जो कुछ अंग हैं, बाल, नाखून वगैरह, खुर, ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के, और सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, बायोटिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या फिर रेटिनॉल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायोटिन जो होगा ये विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन जो है ये कौन सा है? बी, सी, डी या फिर ई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शीतलन आदि होता है? तो जो विटामिन हमारे मांसपेशियों थकान, शीतलन के लिए जिम्मेदार होता है B5, B12 या B6, B2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो विटामिन जो होता है वो था विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा में अघुलनशील विटामिन। तो वसा में अघुलनशील कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न का ये है कि वो विटामिन जो जल में घुलता हो, क्योंकि वसा में तो ये अघुलनशील है तो निश्चित रूप से ये जल में घुलनशील होगा। तो ए, बी, डी, के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन बी जो होता है ये वसा में अघुलनशील होता है। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो पॉलीसेकेराइड है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होगा यहाँ पर सेल्यूलोज। तो बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर विकल्प एक से ज़्यादा दे रखे हैं। तो देखिए कौन सा हो सकता है, रतौंधी, ज़ेरोप्थोमेलिया या फिर क्रेटो मलेशियाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी रोग जो होते हैं ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होते हैं, और इसके लिए डी विकल्प हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट युक्त विटामिन है, तो कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा होगा? B12 फॉलिक अम्ल, B7 या फिर B5 पेंटोथेनिक अम्ल। तो कोबाल्ट यानी कि CO युक्त विटामिन जो होता है वो होता है साइनोकोबालामिन, और जिसे B12 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के जो बाह्य कंकाल होते हैं तो ये किनके बने होते हैं? जैसे कि कीट हैं, कुछ जो कीट होते हैं जैसे केकड़ा वगैरह मान सकते हैं आप, और बिच्छू को मान सकते हैं। तो इनके जो बाह्य कंकाल होते हैं किनके बने होते हैं? काइटिन के, इंसुलिन के, स्टार्च के या फिर ग्लाइकोजन के। तो इनके जो कंकाल होते हैं ये बने होते हैं काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट के। चलिए आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जीव जंतु का संचित भोजन किसे कहा जाता है? देखिए पौधों का संचित भोजन हमने देखा था कि स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं, पर वैसे ही जीव जंतु जो होते हैं वो भी अपने भोजन को कुछ संचित करके रखते हैं, और उससे जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है ना, जंतु स्टार्च। पर उसका वास्तविक नाम जो होता है वो जंतु स्टार्च नहीं होता, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टार्च दिया तो ये तो पौधों के अंदर एक ग्लाइकोजन है, तो ये जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइकोजन। अब इसको जंतु स्टार्च क्यों कहा है? कि जिस प्रकार पौधे स्टार्च के रूप में करते हैं ना, वैसे हम भी इसे संचित करते हैं, इसीलिए इसे जंतु स्टार्च भी कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, वो है यहाँ पर सुक्रोज, और सुक्रोज का सूत्र होगा C12H22O11। चलिए आगे देखें, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाएगा? तो देखिए तात्कालिक मतलब जो तुरंत ऊर्जा आपको दे दे, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ग्लूकोज होता है ये तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति की मतलब होगा यहाँ पर कि जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर डी है कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्यूलोज होती है या कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल वॉल, ठीक है ना। और अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इसी भित्ति का अंतर होता है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में ये होती है, ये भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो हेक्सोज शर्करा का उदाहरण मतलब वही मोनोसैकेराइड के रूप में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज या फिर डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। तो देखिए डी ऑक्सी राइबोज शर्करा जो है ये एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेंटोज शुगर के रूप में होगा, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑक्सी राइबोज शर्करा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है? तो अतिरिक्त वसा जो होती है कंकाली, एपिडोज, एडिपोज या फिर संयोजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अतिरिक्त वसा जो होती है ये होती है एडिपोज ऊतकों के अंतर्गत संचित, और इसके लिए बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रोटीन की मूल इकाई कौन सी है? तो बात करें शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, तो यहाँ पर जो प्रोटीन की मूल इकाई होती है वो होती है एमिनो अम्ल। जिस प्रकार से हमने देखा कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज से बने होते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन जो होता है उसकी एकलक इकाई जो होती है वो होती है एमिनो अम्ल, जो कि पेप्टाइड बंधों के द्वारा एक लंबी चेन बनाते हैं और जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त तो और कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो प्रोटीन जो होता है इसके अंदर सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन या फास्फोरस, तो इसमें सबसे मुख्य तत्व के रूप में इन तीनों के अलावा इसमें होता है नाइट्रोजन, और इसके लिए जो उत्तर होगा सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जल में घुलनशील विटामिन। तो हमने देखा था वसा में अघुलनशील, वही जल में घुलनशील होता है, और वो होते हैं विटामिन बी और सी। तो बी और सी दोनों अलग अलग भी दे रखे हैं, सी में दोनों दे रखे हैं और डी में कोई नहीं दे रखा है। तो निश्चित हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा सी, यानी कि बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, आंवला, नींबू, संतरा, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? तो आंवला, नींबू, संतरा, आम आदि जो होते हैं ए, बी, सी या फिर के। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विटामिन सी के, क्योंकि खट्टे फल हैं तो निश्चित रूप से विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विटामिनों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण, उपापचय नियंत्रण, और डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो निश्चित रूप से देखिए विटामिन जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, परंतु यदि इनकी कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से कई रोग विकृतियाँ हो जाती है, और इसीलिए इन्हें उपापचय नियंत्रक भी हम कह सकते हैं। तो सी विकल्प इसके लिए हमारा उत्तर होगा, इनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है? तो ये ए, बी, सी या फिर डी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो विटामिन जिसे हम प्रतिसंक्रमण विटामिन या एंटी इन्फेक्शन कहते हैं वो होगा यहाँ पर विटामिन ए। चलिए विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग होगा, तो यहाँ पर कौन सा रोग
विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग होगा रिकेट्स, किलोसिस, ऑस्टियोमलेशिया रोग, या फिर डी है ग्लाइसाइटिस। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होगा वो होगा ऑस्टियोमलेशिया रोग, जिससे अस्थियां जो होती हैं कमज़ोर भंगुर प्रकृति की हो जाती है, लचीलापन उनमें आ जाता है, और ये ऑस्टियोमलेशिया रोग। अब देखिए यहाँ पर एक और रोग होता है रिकेट्स, पर ये बच्चों में होने वाला रोग है। ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, पर हमारे प्रश्न ने पूछा है वयस्क व्यक्ति में। तो देखिए वयस्क व्यक्ति में सिर्फ ये होगा ऑस्टियोमलेशिस, ये बच्चों में होने वाला रोग है। तो यदि बच्चे में पूछा जाता है तो आपका उत्तर रिकेट्स होगा, और वयस्क में पूछ रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया रोग। अगला क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रैक्टोज वो शुगर होती है जो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? तो इसमें केंद्रक, रिक्तिका, राइबोसोम, या फिर लाइसोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को हम कहते हैं विटामिन सी राइबोसोम, और राइबोसोम हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा इसमें ले लिया है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रिकेट्स, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, या फिर क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर जो होगा ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर के साथ एक मरास्म रोग भी होता है प्रोटीन की कमी से, तो वो भी हो सकता है यदि विकल्प, तो आपका उत्तर मरास्म रोग भी हो जाएगा। तो डी इसके लिए हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो ईवीएस से भोजन संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।